हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम सबसे पहले मेरे साथ जोर से बोलिए भारत माता की जय। दोस्तों, कुछ लोगों से पैसा नहीं संभलता, कुछ से सक्सेस नहीं संभलती और मुझसे मेरी खुशी नहीं संभल रही है। समझ में नहीं आ रहा है क्या ही कर डालूं। अब तक शरीर का रोआ रोआ नाच रहा है, दिल, जिगर, नजर, पलक, पावड़े सब अभी तक गिद्दा डाल रहे हैं। सांसें पहले प्यार में पड़े आशिक की तरह अब तक नॉर्मल नहीं हो रही हैं और दिल कर रहा है कि घर की छत पर जाकर बस जोर जोर से चिल्लाता फिरूं कि यस यस वी डिड इट। जी हाँ, हमने कर दिखाया। हमने वो कर दिखाया जो आज तक अमेरिका से लेकर रूस और चीन जैसे देश तक नहीं कर पाए। हम चांद के साउथ पोल पर पहुंच गए हैं। जितने पैसों में हॉलीवुड वाले स्पेस वाली फिल्में नहीं बना पाते, उससे कम पैसों में हम चांद पर पहुंच गए। चांद तक जाने में जितना पर किलोमीटर खर्चा आया है ना, उससे ज्यादा तो लाल किले से चावड़ी बाजार जाने के लिए ऑटो वाला मांग लेता है। सच में, जिस देश को दुनिया सपेरों का देश कहकर पुकारती थी, उस सपेरे ने बड़े बड़े देशों की बीन बजा डाली है। जिस भारत को अमीर देश तीसरी दुनिया का देश बोलती थी, थर्ड वर्ल्ड कंट्री, उसने वो कर दिखाया है जिसे पहली और दूसरी दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया था। जी हाँ दोस्तों, हम चांद पर पहुंच गए हैं और ये कहने में हमें पूरा गर्व है कि हम चांद के भी उस हिस्से में पहुंचे हैं जो सबसे मुश्किल था, जहां जाने की कोई सोच भी नहीं सकता था। तो भारत ने कैसे रचा ये इतिहास, चांद पर पहुंच जाने के क्या क्या मायने हैं और क्यों इसरो की ये कामयाबी सिर्फ एक स्पेस एजेंसी की कामयाबी नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक मिसाल है। तो आज के फनतंत्र में हम भारत की इस छप्पर फाड़ कामयाबी पर खुलकर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं रौनक। फनतंत्र में आपका स्वागत है। दोस्तों, वैसे तो मैं दो अलग अलग चीजों के कंपैरिजन के खिलाफ रहता हूं, मगर ये कहने से खुद को रोक नहीं पा रहा हूं कि चंद्रयान 3 की कामयाबी ने हमारी पिछली सारी कामयाबियों को पीछे छोड़ दिया है। सोचता हूं कहूं कि 1983 और 2011 का वर्ल्ड कप जीतना बड़ी कामयाबी थी, मगर फिर ये सोचकर रुक जाता हूं कि क्रिकेट खेलते ही कितने देश हैं बताइए। सोचता हूं कि कहूं कि गूगल से लेकर माइक्रोसॉफ्ट और IBM जैसी बड़ी कंपनियों के CEO भारतीय हैं, फिर ये सोचकर रुक जाता हूं कि CEO भारतीय हुए तो क्या हुआ, वो कंपनियां तो भारतीय नहीं है ना। फिर मुझे ओलंपिक में जीते कुछ खिलाड़ियों के मेडल्स याद आते हैं, AR रहमान और गुलजार साहब के बड़े बड़े अवार्ड्स याद आते हैं, लेकिन तब भी लगता है कि ये सब भी इंडिविजुअल्स की सफलताएं हैं, न कि देश के तौर पर भारत की। मगर जब चंद्रयान 3 की कामयाबी के बारे में सोचता हूं, इसका इंपैक्ट देख रहा हूं और ये देख रहा हूं कि पूरी दुनिया की मीडिया इसकी चर्चा कर रही है। विक्रम लैंडर के चांद पर पहुंचने के कुछ देर में नासा अपने ट्विटर से इसकी बधाई दे रहा है। पाकिस्तान को सांप सूंघ गया है, चीन को कोरोना वाला चमगादड़ सूंघ गया है और बाकी दुनिया ये कह रही है कि भारत चांद के उस हिस्से में पहुंच गया है जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा। तो यकीन मानना दोस्तों, इसके आगे मुझे सारी सफलताएं बहुत छोटी लगने लगी है। ये देखकर खुशी हो रही है कि सच में ये देश एक जेन्युइन सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहा है। कुछ पल या दिनों के लिए ही सही, पूरा देश उस अचीवमेंट पर प्राउड फील कर रहा है जो किसी एक आदमी या एक स्टेट की नहीं बल्कि पूरे देश की अचीवमेंट है। सही मायनों में अब जाकर लग रहा है कि हाँ, हमने सच में कुछ ऐसा बड़ा अचीव किया है जिसका ढिंढोरा हम पूरी दुनिया में पीट सकते हैं और दुनिया से ये कह सकते हैं कि हाँ, ये हमने किया है। वो भी उस देश ने किया जिसको नीचा दिखाने में अमीर देशों ने कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। आपको याद होगा, जब भारत अपने मंगल मिशन में कामयाब हुआ था तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक भद्दा कार्टून छापकर हमारा मजाक उड़ाने की कोशिश की थी। जब चंद्रयान 2 अपने मिशन में कामयाब नहीं हुआ था तो पाकिस्तान के कार्टून मंत्री फवाद चौधरी ने घटिया ट्वीट करके हमें नीचा दिखाने की कोशिश की थी। और छोड़िए, इसी चंद्रयान 3 को लेकर हमारे एक एक्टर प्रकाश राज ने एक बेहुदा कार्टून शेयर किया था ट्विटर पर। मगर जैसा कि दुनिया का दस्तूर है, नेगेटिव इंसान अपनी नेगेटिविटी के साथ कुड़ता रहता है और काम करने वाले आगे बढ़ते रहते हैं। और इस बार भी ऐसा ही हुआ। मजाक उड़ाने वाले अपनी भद्द पिटवाते रह गए और चंद्रयान 3 ने इतिहास रच दिया। अच्छा, आप में से बहुत सारे लोग शायद अब भी ये सोच रहे होंगे कि हम चांद पर पहुंच गए तो क्या, इससे हमें फायदा क्या होगा। इससे पहले कि मैं उन प्रॉफिट्स के बारे में आपको, तो चंद्रयान 3 की कामयाबी के खुमार में पूरा देश डूबा हुआ है, लेकिन कुछ सवाल हैं जो बहुत से लोगों के जहन में आ रहे हैं। आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि हाँ रौनक भाई, हम चांद पे पहुंच गए, अच्छी बात है, मगर चांद पर पहुंचने से हमें मिलेगा क्या। अब आप ये भी पूछ सकते हैं कि भले ही चंद्रयान 3 सिर्फ 615 करोड़ खर्च करके चांद पर पहुंच गया, मगर इतने पैसे भी हमने क्यों लगाए, आखिर इसका रिटर्न क्या है। तो सिलसिलेवार तरीके से आइए इन सारे सवालों के जवाब दे देते हैं। वीडियो कड़क लगे तो और भी लोगों तक पहुंचाइएगा, शेयर करिए, ठीक है। तो देखिए, पहली चीज ये है कि हम जो चांद पर पहुंचे हैं ना, ये हमारी टेक्नोलॉजी की जीत है। मतलब हम दुनिया के उन 3-4 देशों में हैं जो चांद पर जा सकते हैं। अब कोई देश धरती से 3,84,000 किलोमीटर दूर एग्जैक्ट टाइम और जगह पर अपना लैंडर उतार पा रहा है तो पहले तो इसी बात को सलाम है, वरना तो बंदा उबर से कैब करके ये गारंटी नहीं ले सकता कि वो कितनी देर में घर पहुंचेगा। इसलिए जो स्पेस
स्पेस एजेंसी इतनी दूर तक जाने की काबिलियत रखती है तो ये अपने आप में बड़ी बात है। अब अगली बात ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई चांद पर जा पा रहा है तो ये उसका टेक्निकल पार्ट है, मतलब उसके पास इतनी दूर तक जाने के लिए टेक्निकल कैपेबिलिटीज हैं। अब आता है साइंटिफिक पार्ट, वो ये कि भैया चांद पर पहुंच गए हैं तो अब करना क्या है। तो करना ये है कि विक्रम के चांद पर उतरने के बाद उसका भाई प्रज्ञान रोवर अब आगे का काम करेगा। वो चांद की मिट्टी चेक करेगा, वो ये देखेगा कि वहां पानी है या नहीं है, वो देखेगा कि चांद की मिट्टी में कौन कौन से मिनरल्स हैं। इसी से ये पता चलेगा कि चांद पर कोई कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं या नहीं। अब ऐसा तो नहीं है ना कि चांद पर अगर कोई मिशन सेट करना हो, वहां कुछ बनाना हो, तो धरती से तो सीमेंट के बोरे ट्रॉली में भरकर भेजेंगे नहीं, है कि नहीं। तो अगर चांद पर जिंदगी ढूंढनी है तो ये सब वहीं ढूंढना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि चांद की ग्रेविटी धरती के 1/6 है, इसलिए फ्यूचर में चांद को हम बाकी स्पेस मिशन के लिए एक बेस के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब अगर चांद पर पानी मिलता है और उसे सूरज की रोशनी से, इलेक्ट्रोसिस से हम पावरफुल फ्यूल, लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन बना पाते हैं, तो हम चांद से ही दूसरी जगहों के लिए मिशन लॉन्च कर सकते हैं। तो भाई ये तो हुई वो बात कि हमें मिलेगा क्या। अब आते हैं इसके कमर्शियल पार्ट पे। तो देखिए, पहली बात तो ये दोस्तों कि दुनिया की बाकी इंडस्ट्रीज की तरह आज स्पेस इंडस्ट्री भी मल्टी बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है। आज भारत का हिस्सा इस इंडस्ट्री में सिर्फ 2% के आसपास है, जबकि हम इसे 9% के आसपास ले जाना चाहते हैं। यहां तक कि मून इकोनॉमी भी हजारों करोड़ रुपए की हो गई है। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो स्पेस साइंस और इसके इनोवेशन में अरबों रुपया लगाने के लिए तैयार है, मगर इन कंपनियों को पहले यह पता हो कि भैया दुनिया की कौन कौन सी स्पेस एजेंसी चांद पर जाने की काबिलियत रखती हैं। जैसे हाइपरस्पेस नाम की कंपनी है जो इंटरनेशनल स्पेस शटल का भी एक पार्ट मैनेज करती है। इसने हाल ही में हमारे साथ एक MOU साइन किया है। अब इन जैसी कंपनियों को अपने मिशन भेजने के लिए लॉन्च व्हीकल चाहिए होते हैं। अब इन कंपनियों ने जब देखा कि भारत ने GSLV Mark 3 के जरिए चंद्रयान मिशन को लॉन्च किया, तो ये हमारे लॉन्च व्हीकल की सर्विस देने के लिए हमें करोड़ों अरबों रुपए देंगी। सभी जानते हैं कि इसरो जैसी कंपनियां नासा से बहुत कम कॉस्ट पर काम करती हैं, और जैसा कि हर धंधे में होता है, अगर आप क्वालिटी मेंटेन करते हैं तो काम उसी को मिलता है जो कम पैसे में काम करके देता है कि नहीं। आज हमने चांद पर लैंडर और रोवर भेजा है। इस मिशन की सक्सेस के बाद हम जल्द ही अमेरिका की तरह वहां आदमी भी भेज सकते हैं। मतलब सिर्फ इस एक सक्सेस से क्या कुछ हो सकता है हम इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। इसे आप ऐसे समझिए कि आज से सिर्फ 250 साल पहले भी अगर किसी को यह कहते कि भैया मेरे पास एक ऐसी चीज है जिसमें अमेरिका में बैठा आदमी भारत में बैठे आदमी को न सिर्फ देख सकता है बल्कि उससे बात भी कर लेगा, तो लोग उस पर हंसते है कि नहीं, फिर उसे जूते मारते और बाद में उसे पागल खाने में बंद करवा देते। आज से 300 साल पहले अगर कोई यह कहता कि सिर्फ एक बटन दबाने से पूरे अंधेरे महल में रोशनी हो जाएगी, तो लोग उसका भी मजाक उड़ाते। लेकिन आज ये चीजें इतनी कॉमन है कि हैरान होना तो दूर, हम इसे दिन रात यूज कर रहे हैं। यही ताकत है साइंस की। इसलिए जो लोग भी चंद्रयान 3 की सक्सेस को कम आंक रहे हैं या उसके फायदों पर डाउट कर रहे हैं, उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि हमने तरक्की की दिशा में कितना बड़ा कदम उठा लिया है। तो दोस्तों, चंद्रयान 3 की सक्सेस से सब लोगों की तरह मैं भी बहुत खुश हूं, लेकिन मुझे सही मायनों में इस बात की ज्यादा खुशी है कि अभी सिर्फ 4 साल पहले ही जब चंद्रयान 2 फेल हुआ था तो हम सब ने कैसी तकलीफ झेली थी। आज भी वो तस्वीरें हम सबके जहन में ताजा हैं, जब उस वक्त के इसरो चीफ के. सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गले लगकर खूब रोए थे। उस वक्त भी हम सिर्फ उनके और उनकी टीम के दुख का अंदाजा ही लगा सकते थे। सोचिए जरा, उस मिशन के लिए उन लोगों ने अपनी जिंदगी के 11 साल खर्च किए। 3,80,000 किलोमीटर के सफर पर निकला चंद्रयान अपनी मंजिल से सिर्फ 2 किलोमीटर पहले ही फेल हो गया। मतलब उसने 3,78,000 किलोमीटर का जो सफर ठीक ठाक तय किया, उसके कोई मायने ही नहीं रह गए। बस आखिरी कदम से पहले की एक गलती ने सालों की मेहनत पर पानी फेर दिया। खुद को उन लोगों की जगह रखकर देखिए और सोचिए कि हम लोग तो ऑफिस के किसी प्रोजेक्ट में अगर 2 घंटे भी दे दें और हमारा मैनेजर उसे रिजेक्ट कर दे या हमारा क्लाइंट उसे खारिज कर दे तो हमारा दिल टूट जाता है। हम कहते हैं कि यार इतना दिल लगाकर इतना बढ़िया काम किया था और सब वेस्ट हो गया। और यहां हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जिन्होंने चंद्रयान 2 के उस मिशन पर 11 सालों तक दिन रात सुबह शाम सिर्फ और सिर्फ एक मिशन पर काम किया और वो फेल हो गया था। सोचिए कैसी गुजरी होगी उन सब पर। मुझे आज भी याद है कि 2019 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में मिली हार के बाद न्यूजीलैंड के बहुत से प्लेयर्स ने कहा कि हम कई दिनों तक सो नहीं पाए। आखिरी ओवर में मिली वो हार हमें तड़पाती रही। 1994 वर्ल्ड कप फाइनल में अपनी मिस पेनाल्टी के बाद रॉबर्टो बागियो भी सारी जिंदगी उस दर्द को भुला नहीं पाए। खुद हम भी क्रिकेट के बड़े मैचों में मिली कितनी ही हारों को आज भी याद करके उदास हो जाते हैं, मगर जिंदगी अफसोस मनाकर रुक जाने पर कहां चलती है। हार का दर्द कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसकी तकलीफ कितनी भी गहरी क्यों ना हो, आपको फिर उठकर खड़ा होना ही पड़ता है। पांव कितने ही थक क्यों न गए हो, आत्मा कितनी भी उदास क्यों ना हो, खुद को यह समझाना ही होता है कि नहीं, मुझे अपना सपना पूरा करना ही होगा।
आज जब चंद्रयान 3 ने कामयाब होकर पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर दिया तो के सिवन सर और इसरो की टीम के लिए मन मोहब्बत और ग्रेटिट्यूड से भर गया है। उनकी हिम्मत और हौसले के लिए उनको दिल से सलाम करने का मन करता है। कहते हैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने निकले एडमंड हिलरी जब पहली बार कामयाब नहीं हुए तो लौटते वक्त उन्होंने एवरेस्ट से कहा था कि मैं जानता हूं एक पहाड़ के तौर पर तुम और बड़े नहीं हो सकते, मगर एक इंसान के तौर पर मेरा हौसला जरूर बड़ा हो सकता है, इसलिए मैं तुम्हें जीतने वापस जरूर आऊंगा। और इसके बाद क्या हुआ ये बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए इसरो की ये कामयाबी सिर्फ इसरो की कामयाबी नहीं है, बल्कि जिंदगी के हर फील्ड में काम करने वालों के लिए एक मिसाल है। जैसा कि विवेकानंद जी ने कहा था, उठो जागो और तब तक न रुको जब तक कि तुम अपने सपने पूरे न करो। इसलिए आप सबके लिए मेरी यही प्रार्थना है कि जब तक सपने पूरे न कर लो, आपको रुकना नहीं है, हारना नहीं है, थकना नहीं है, टूटना नहीं है, बस लगे रहना है। दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपके बस लगे रहने से आपको मिल न जाए। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना न भूलें। और एंड में एक बार फिर से मैं आपको प्रो बॉक्स में और एक बार मेरे साथ जोर से बोलिए, भारत माता की जय। जय हिंद।